अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में लास्ट में पढ़ रहे थे, तो उसी को लेकर अब हम आगे चलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में आपको बता रहा था कि हर बॉडी ब्लैक बॉडी होती है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। जो भी बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, रेडिएशन को एमिट करती है, वो ब्लैक बॉडी होती है। तो अब जो रेडिएशन, और हमने ये भी पढ़ा था कि 0 केल्विन से अबव जितना भी टेम्परेचर होता है, तो हर पार्टी उस फिर वो क्या करती है, रेडिएशन को एमिट करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर 0 केल्विन टेम्परेचर हो जाए, जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली ये टेम्परेचर होता है, लेकिन अगर ये 0 केल्विन पे बॉडी क्या करती है, वो रेडिएशन को एमिट नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपको टेक्निकल वे से आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो आपने टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन, इन टेम्परेचर पे बॉडी क्या करती है, वो रेडिएशन को एमिट नहीं करती। तो मैं ये बता रहा था कि जब आपका टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, जिसको आप एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, इसके अलावा जो भी टेम्परेचर होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट जीरो के अलावा जो भी टेम्परेचर हो, हर टेम्परेचर पर बॉडी रेडिएशन को एमिट करती है। लेकिन -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, इस पे बॉडी रेडिएशन एमिट नहीं करती। अब सवाल दूसरा आ जाता है कि बॉडी कितनी रेडिएशन को एमिट करेगी।
तो ये डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर जैसे होगा तो जितना। रेडिएशन जो एमिट होंगी। जी मरियम, को सवाल है? नो सर, मैं ये कह रही थी जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी रेडिएशन रेडिएट करें। हाँ जी। तो लो टेम्परेचर होगा तो रेडिएशन की जो एमिट होने वाली क्वांटिटी है वो कम होगी। हाई टेम्परेचर होगा तो रेडिएशन ज्यादा अमाउंट में एमिट होगी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। वेल परफेक्टली, और ये हमने देख लिया था कि जब बॉडी को हीट किया जाता है तो शुरू में उसका कलर कुछ और होता है, बाद में कलर कुछ उसका और हो जाता है। उसकी रीज़न यही है कि जब आप वो गर्म करती हैं तो आप स्लोली स्लोली उसका टेम्परेचर बढ़ा रही होती हैं। शुरू में उसका टेम्परेचर लो होता है, तो जब टेम्परेचर लो होगा तो लो एनर्जी वाली जो रेडिएशन है वो एमिट होगी, और उनकी जो वेव लेंथ है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, तो जो वेव लेंथ है वो लॉन्गर से शॉर्टर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसलिए उसका जो कलर है वो चेंज होता चला जाता है। लास्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा, आपने इस पर डिटेल से सारी आपने डिस्कशन की है। तो फिर हम पढ़ रहे थे फेरिस ब्लैक बॉडी कि अगर आप रियलिटी में ब्लैक बॉडी बनाना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैन नॉट बी रियलाइज, हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसको नहीं बना सकते। द नियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज द पेरिस ब्लैक बॉडी। तो ये भी हमसे हुआ सकता है कि ऑलमोस्ट जो आइडियल ब्लैक बॉडी है उसकी एग्जाम्पल की है प्रैक्टिकल लाइफ में पेरिस ब्लैक बॉडी। और ये आप इंटरव्यू में भी पूछ सकती हैं कि आप चलो ब्लैक परफेक्टली तो नहीं बना सकते, ऑलमोस्ट नियर अगर आपने ब्लैक बॉडी बनाना है तो उसकी क्या एग्जाम्पल होगी। तो उसकी एग्जाम्पल है पेरिस ब्लैक बॉडी। तो ये बनाया कैसे जाता है, आपने क्या लेना है, डबल वाल्ड आपने वो स्फीयर लेना है, और उसमें से आपने क्या निकाल लेना है, उसमें से हवा निकाल लेनी है। स्फेरिकल शेप होनी चाहिए, और हवा आपने निकाल दी है। इनर वॉल जो है उसको आपने ब्लैक पेंट कर देना है। द स्पेस बिटवीन द वॉल, अब दो जाहिर है कि आपने डबल वॉल लिया ना, तो जाहिर है कि दो वॉल के बीच जो स्पेस होगी उसको आपने इवैक्यूएटेड किया, यानी हवा निकाल दी है टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड रेडिएशन। अगर हवा होगी तो फिर जहर हवा में क्या होती हैं, मॉलिक्यूल्स होती हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स होंगे तो फिर इसका मतलब है वहां पर फिर क्या होगी, वहां पर कंडक्शन होगी और रेडिएशन होगी। तो उसकी जब कंडक्शन हो वो सॉरी कन्वेक्शन होगी, नहीं नहीं, वो कंडक्शन होगी और जो रेडिएशन होगी उससे फिर क्या होगा, वो एनर्जी का लॉस होगा। तो इसलिए फिर आप क्या करती हैं, आप हवा निकाल लेती हैं। आवाज बिल्कुल सही आ रही है या नहीं सही आ रही? नहीं सर, सही है। देयर इज अ फाइन होल इन इट, फिर आप क्या किया जाते हैं, सुराख किया जाता है छोटा सा। फाइन का मतलब है बहुत ही बारीक। ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन दिस होल आर एब्जॉर्ब्ड। ब्लैक कलर की नेचर क्या है कि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। वो क्या करेगा, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। इफ दिस ब्लैक बॉडी इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, और आपने हमने ये भी पढ़ चुकी है कि जैसे जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर आपने उसमें से जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो चुकी हैं वो रेडिएशन हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गर्म करना पड़ेगा, उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर हाई होगा तो वो फिर क्या करेगा, स्लोली स्लोली जो उसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया था स्लोली स्लोली वो क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करना शुरू कर देगा। देन इट एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल द वेवलेंथ। तो ये जैसे जैसे आप गर्म करते जाएंगे तो जितनी जितनी एनर्जी वो उसको मिलेगी उस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग वो क्या करेगा, वो रेडिएशन एमिट होती जाएगी। इट इज द होल विच इज टू बी रिगार्डेड एज द ब्लैक बॉडी एंड नॉट द टोटल एनक्लोजर। वो कह रहा है कि ये जो होल है सिर्फ इसको आप ब्लैक बॉडी कहते हैं, पूरी ये जो शेप है इसको आप ब्लैक बॉडी नहीं कहते, क्योंकि जब भी आप इस होल से देखेंगे आपको इसका कलर ब्लैक ही नजर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रेडिएशन की रिफ्लेक्शन हो रही है, आपने गर्म किया ना, तो गर्म करने से रेडिएशन एमिट होना शुरू हो गई। तो ये क्या होगी, यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएंगी, जो बाहर निकलने वाली रेडिएशन है वो उसकी अमाउंट बहुत ही कम होगी, क्योंकि हमने बहुत ही बारीक सा सुराख किया है।
तो जब रेडिएशन की अमाउंट बहुत ही कम होगी बाय आने वाली, क्योंकि हमें तो जो चीजें नजर आती हैं वो तो वही नजर आती हैं जो कलर हमारी आंखों में जाएंगे। तो क्योंकि ये बारीक सुराख है यहाँ से, उस जो निकलने वाली जो इमिटेड रेडिएशन है उसकी अमाउंट बहुत कम है। तो इसका मतलब है जो बाहर आने वाली रेडिएशन वो हमें रिसीव जो होने वाली रेडिएशन वो ना होने के बराबर होंगी। तो जब रेडिएशन आपको रिसीव ना हो तो तब आपको कलर क्या नजर आता है? तब आपको कलर ब्लैक नजर आता है। और जब सारी आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर नहीं ना हो रही? आवाज आ रही है?
तो हम पढ़ रहे थे ब्लैक बॉडी के बारे में। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो फाइन होल है, ये हमें ब्लैक बॉडी नजर आए, ब्लैक बॉडी नजर आएगी, पूरी बॉडी हमें ब्लैक नजर नहीं आएगी। मतलब ओवरऑल ये बॉडी, ये ब्लैक बॉडी नहीं है, सिर्फ इसका जो होल है उससे अगर हम देखेंगे तो हमें ब्लैक कलर नजर आएगा। क्योंकि जब हम जो हमें हमारी जो विजन है वही हमें कलर नजर आती है जो हम वेवलेंथ हमारी आंखों में पड़ती हैं। अगर हमारी आंखों में कोई कलर ना पड़े तो इसका मतलब है हमारी आंखों में कोई कलर नहीं आ रहा, तो वो फिर हमारा क्या होगा, ब्लैक कलर होगा। ब्लैक कलर का दूसरा मतलब क्या होता है, absence ऑफ लाइट है, कि जब लाइट नहीं होती है तो वो फिर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो इससे भी आप चीजों को देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैन नॉट रियलाइज इन प्रैक्टिस, बट मटेरियल लाइक प्लाटिनम ब्लैक और लैम्प ब्लैक, ये क्या होते हैं, ये ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडीज होती हैं। तो जो प्लाटिनम ब्लैक है ये 96% एब्जॉर्ब करता है, और जो लैम्प ब्लैक है ये 85% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वेस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, प्रीबोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, ये हमें क्या कहती है, एवरी बॉडी एमिट हीट रेडिएशन एट ऑल फाइनाइट टेम्परेचर एक्सेप्ट 0 केल्विन। जैसे मैंने आपके लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि 0 केल्विन या एब्सोल्यूट जीरो के अलावा हर टेम्परेचर पर बॉडी क्या करती है, रेडिएशन को एमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है। और रेडिएशन एब्जॉर्ब हम तब करेंगे जब हमारा टेम्परेचर कम हो और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो। तो फिर क्या होगा, सराउंडिंग से जो रेडिएशन वो हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और हम रेडिएशन को एमिट कब करेंगे, जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो। ये रूल आपने याद रखना है कि रेडिएशन एब्जॉर्ब कैसे होती हैं और एमिट कैसे होती हैं। exchange of energy along various bodies take place via radiation। तो रेडिएशन के लिए एनर्जी एक्सचेंज होती है। द प्रोसेस ऑफ हीट एक्सचेंज अमंग वेरियस बॉडी इज अ कंटिन्यूअस फिनोमेना एट एब्सोल्यूट zero Kelvin or -273 degree centigrade. This law is not applicable because at this temperature the heat exchange among various bodies ceases। ceases का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप हो जाना। तो जो मैंने ये रोल आपको बताया था कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो फिर क्या करेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, वो रेडिएशन को एमिट करेगा। एमिट करने से बॉडी का टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे यही आई थिंक लिखा होगा कि अगर एमिटेड रेडिएशन ज्यादा हो और एब्जॉर्ब रेडिएशन, और ये भी है कि एट अ टाइम हम रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और एमिट भी कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि अगर हम एमिट कर रहे हैं फिर हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, अ, दोनों फिनोमेना एट द सेम टाइम वो होती हैं, एमिशन भी होती है और एब्जॉर्प्शन भी होती है। अगर एमिशन रेट और एब्जॉर्प्शन रेट बराबर हो जाए तो फिर बॉडी का टेम्परेचर वो चेंज नहीं होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम इसको थर्मल इक्विलिब्रियम। बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है किर्चहोफ्स लॉ। आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था किर्चहोफ वोल्टेज लॉ। देखिए ये जो है ये वो हीट रेडिएशन के बारे में है। According to this law, the ratio of emissive power to absorptive power is same। यानी कि वो कह रहा है कि emit करने की पावर और absorb करने की पावर वो सेम होती है for all surface at the same temperature and is equal to the emissive power of a perfectly black body at that temperature hence। तो वो कह रहा है कि तीन तरह की बॉडीज हैं, एक वो बॉडी जो emit कर रही है और दूसरी बॉडी जो एब्जॉर्ब कर रही है, और तीसरी ब्लैक बॉडी। तीनों का अगर टेम्परेचर सेम हो तो फिर उनकी एब्जॉर्ब करने की पावर और एमिट करने की पावर उनकी सेम होगी। ये है हमारा किर्चहोफ्स लॉ। यानी कि ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हीट रेडिएशन जो हम रेडिएशन जो एमिट करती है ये डिसाइड कौन करेगा, ये टेम्परेचर डिसाइड करेगा, मटेरियल डिसाइड नहीं करेगा। टेम्परेचर अगर सेम रख दें, मटेरियल जैसा भी हो, तो उसकी एब्जॉर्ब उसकी एमिट करने की पावर और एब्जॉर्ब करने की पावर सेम होगी, क्योंकि एमिशन का ताल्लुक रेडिएट टेम्परेचर के साथ होता है।
क्योंकि जो चीज एमिट हो रही है वो एनर्जी है। और एनर्जी कैसे मिलेगी? जब हम उसका टेम्परेचर हाई करेंगे। टेम्परेचर हाई कैसे करेंगे? जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए इसका जो काम है वो मतलब मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एब्जॉर्प्शन और एमिशन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना है, मटेरियल डिपेंडेंट फिनोमेना नहीं है। इस तरह ये जितनी भी आज मैंने बातें बताई हैं, घुमा फिरा कर आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपके पास कंसेप्ट होगा, फिर आप सवाल करते हैं कि जी एमसीक्यू कहाँ से आती है। तो देखिए, इसी तरह की जो बातें होती हैं, यहाँ से वो एमसीक्यू बनती हैं। कोई बुक नहीं होती यहाँ से वो एमसीक्यू आपको बना कर दे दे। तो जस्ट आपने कंसेप्ट को याद रखना होता है। जब आप कंसेप्ट पे समझौता नहीं ना करते, तो जिस तरह मर्जी वो घुमा फिरा ले, तो फिर आपका जो है ना वो आपको मसला नहीं आएगा। लेकिन हमारा मसला ये होता है, हम एमसीक्यू को रट्टे मारते रहते हैं, तो कंसेप्ट पे फोकस नहीं करते, हमारा पेपर फिर खराब होता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो इसके लिए आप जानते हैं कि एमिशन पावर और अब्जॉर्प्शन पावर सेम होती है। तो जो किरचॉफ्स लॉ हमें ये भी बताता है कि अगर कोई पार्टी अच्छा एब्जॉर्बर है तो वो अच्छा मीटर भी है। अगर अच्छा मीटर है तो वो अच्छा एब्जॉर्बर भी है। ये भी एक लॉ है, किरचॉफ्स लॉ है कि गुड एब्जॉर्बर इज द गुड एमीटर आल्सो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। फिर आगे एप्लीकेशन आ जाती है। सैंड, जो रेत होती है, ये रफ होती है, तो इट इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड हैंस इन डेजर्ट डेज। अब ये आप देख ले, सहरा में सुबह टाइम शदीद गर्मी होती है, तो हम ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि जो दिन टाइम इतनी ज्यादा गर्मी होती है। तो हम यही सोचेंगे कि जी रात टाइम भी तो वो गर्मी ही रहेगी तो उसकी, क्योंकि दिन टाइम इतना टेम्परेचर हाई था, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो फिर रात टाइम सर्दी नहीं हो सकती। लेकिन हम सहरा में देखते हैं कि दिन टाइम शदीद गर्मी और रात टाइम शदीद सर्दी। क्यों? उसकी रीजन क्या है कि वहां पर रेत होती है, सैंड होती है। तो सैंड क्या है? ये रफ ब्लैक होती है, तो ये अच्छी अब्जॉर्बर भी है और अच्छी जो, और फिर जो ला क्या कहता है, जो अच्छा अब्जॉर्बर भी होगा वो अच्छा मीटर भी होगा। तो रफ ब्लैक का मतलब ये नहीं है कि इसका कलर ब्लैक है, ये याद रखिए इसका प्रॉपर्टी है कि ये वो चीजों को मतलब रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगी। तो ये मतलब नहीं है कि रफ ब्लैक का मतलब है कि ये इसका कलर ब्लैक है। कलर ब्लैक होना ये जरूरी नहीं है। So when radiation from the sun is incident on sand will be very hot. Now, in accordance with Kirchhoff's law, good absorber is a good emitter. So nights at night when sand emit radiation will be cooled. That is why the days are hot and nights are cool in deserts. ये इंटरव्यू का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एप्लीकेशन, sodium vapors on heating emit two bright yellow lines. These are called D1, D2 lines of sodium. When continuous white light and from an lamp is made to pass through sodium vapors at low temperature, the continuous spectrum is intercepted by two dark lines exactly in the same place as D1 and D2 lines. And sodium vapors, when cooled, absorb the same wavelength as emit while hot. This is in accordance with Kirchhoff's law. तो वो कह रहा है कि जो सोडियम है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जब आप इसको गर्म करती हैं तो ये दो लाइट एमिट करती है, दो येलो लाइन एमिट करती है, उसको हम D1 और D2 लाइन कहते हैं। तो फिर आपने क्या किया? आपने व्हाइट लाइट इस पर फेंकी लैंप के जरिए। इज मेड टू पास थ्रू सोडियम वेपर्स, टेम्परेचर लो है, तो फिर उस पर जो हमें स्पेक्ट्रम हासिल होगा, वो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम इज इंटरसेप्टेड बाय टू डार्क लाइंस है। उस जो स्पेक्ट्रम होगा उस पर टू डार्क लाइंस बनी होंगी एग्जैक्टली इन द सेम प्लेस है D1 एंड D2 लाइंस है। वो मतलब है जहां पर कि येलो लाइट आते हैं ना, येलो कलर की वेवलेंथ आती है, उस जगह पर दो ब्लैक लाइंस अब वो वहां पर मिलेंगी। तो ब्लैक लाइंस का मतलब क्या है कि अभी टेम्परेचर कम है, तो वो वहां से ये दो जो मतलब D1 और D2 ये अभी एमिट नहीं हो गए,
क्योंकि जब अमिट नहीं हुए तो इसका मतलब यहाँ पर अपसेंट है, ये दो लाइंस है। बाकी सारा स्पेक्ट्रम हमें मिल गया व्हाइट लाइट का, लेकिन D1 और D2 की जगह वो हमारे वहां पर ब्लैक हो गई। तो hence sodium vapors when cooled absorb the same wavelength। इसी तरह जब आप उसको कूल करें, पहले क्या कर रहे थे, उसको गर्म कर रहे थे लाइट के जरिए, अब अगर वो कूल हम उसको करते हैं तो वो फिर क्या करेगा, कूल कब होता है, जब बॉडी रेडिएशन को एमिट करती है। तो वो फिर क्या करेगा, वही फिनोमेना होगा कि जो उसने दो रेडिएशन वहां पर आपको एब्सेंट नजर आ रहे थे, अब वो वहां पर प्रेजेंट नजर आएंगे। क्लियर है ये पॉइंट? तीसरा है यस सर। when a shining metal ball having some black spots on its surface is heated to a temperature and is seen in dark, the black spots shine brightly and the shining ball becomes dull or invisible। तो वो कह रहा है कि एक शाइनी मेटल बॉल है, उसको आप क्या कहते हैं, उसके ऊपर कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं उसके सरफेस पे, उसको आप हीट करते हैं टू अ हाई टेम्परेचर एंड इज सीन इन डार्क, उसको अंधेरे में देखती हैं। शुरू में जब आप गर्म कर रही हैं तो फिर क्या होगा, ब्लैक स्पॉट शाइन ब्राइटली, तो जो ब्लैक स्पॉट्स उसकी सरफेस वो हमें वहां पर वो चमकीले नजर आएंगे। क्यों? तो जब आप उसको गर्म कर रहे हैं तो वो रेडिएशन को एमिट करेगा। एंड द शाइनिंग बॉल बिकम्स डल और इनविजिबल, जो शाइनिंग है वहां से वो हमें वो एब्जॉर्ब नजर आएगा, वो मतलब डल और वहां पर वो हिस्सा इनविजिबल हो जाएगा। और जो ब्लैक कलर है ये क्योंकि ब्लैक बॉडी को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, तो आपने पढ़ा था कि जब आप ब्लैक बॉडी को हीट करती हैं तो रेडिएशन एमिट होती हैं। तो यही वजह है कि जो शाइनिंग पोर्शन है वो इनविजिबल हो जाएगा क्योंकि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। और जो ब्लैक कलर है वो चूंकि उसने पहले रेडिएशन को एब्जॉर्ब की हुई है, इसलिए उसका कलर ब्लैक है। तब मजीद जब आप उसको टेम्परेचर देंगे तो वो पहले से जो एब्जॉर्ब शुदा जो रेडिएशन उनको क्या करेगा, वो एमिट करना शुरू कर देगा। तो शुरू में फिर फिर वो कहते थे रीजन इज दैट द ब्लैक स्पॉट्स ऑन हीटिंग एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड सो एमिट दीज इन डार्क व्हाइल द पॉलिश शाइनिंग पार्ट रिफ्लेक्ट रेडिएशन। सॉरी, मैंने अभी बोला था कि पॉलिश हिस्सा एब्जॉर्ब करता है, ये पॉलिश हिस्सा कभी भी एब्जॉर्ब लाइट नहीं करता बल्कि वो रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करता है, हाँ जी, सही। ये करेक्ट कर लें, क्योंकि एमसीक्यू भी पेपर में आया हुआ है कि जो पॉलिश जो होता है वो हमेशा रिफ्लेक्ट करता है, इसकी एब्जॉर्प्शन पावर ना होने के बराबर है। 3 मिनट रहती हैं तो ये एप्लीकेशन नहीं हो पानी। तो रोजाना आपकी 8 बजे क्लास हुआ करेगी, तो अपना टाइम टेबल बना दें। तो फिर आज के लिए चौथा पॉइंट देख लेते हैं, अगर पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता। द रीजन इज दैट ब्लैक स्पॉट्स ऑन हीटिंग एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड सो emit these in dark। जब वो emit करेगा अंधेरे में तो द पॉलिश शाइनिंग, ये भी कंडीशन है कि आपने अंधेरे में देखना पूरी बॉडी को, ठीक है। तो पॉलिश शाइनिंग पार्ट रिफ्लेक्ट रेडिएशन। अब देखिए चूंकि अंधेरा है, तो जब है ही अंधेरा तो जो काला कलर है क्योंकि वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो इसलिए वो जो लाइट एमिट करेगा वो आपकी आंखों में पड़ेगा, वो आपको क्या नजर आएगा, ब्राइट नजर आएगा। लेकिन जो शाइनिंग बॉल है बिकम्स डल और इनविजिबल है क्योंकि उसने तो कोई एब्जॉर्ब भी नहीं की। तो जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो तो सारी सारी क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो लिहाजा वो इस समय का अंधेरे में नजर नहीं आएगा। अंधेरे में सिर्फ ब्लैक पोर्शन नजर आएगा और जो पॉलिश पोर्शन है वो अंधेरे में हमें नजर नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4 है when a green glass is heated in furnace and taken out, it is found to glow with red light। शुरू में उसका कलर रेड होता है। दिस इज बिकॉज रेड एंड ग्रीन आर कंप्लीमेंट्री कलर्स। कंप्लीमेंट्री कलर्स का मतलब है कि ये बेसिक कलर्स होती हैं, बुनियादी कलर्स होती हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर अ ग्रीन ग्लास is green because it transmit green color and absorb red color स्ट्रॉन्गली। वही मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमें कलर नजर आते हैं वही नजर आती हैं जो रिफ्लेक्ट होती हैं। According to Kirchhoff's law, this green glass on heating must emit the red color, which is absorbed strongly। अब एक जो मतलब सरफेस है वो हमें ग्रीन नजर आ रही है, जैसे अभी आपको कलर भी ग्रीन नजर आ रहे हैं, तो आपने उस पर ग्रीन लाइट भी फेंकी और रेड लाइट भी फेंकी।
रेड लाइट उसने अब्जॉर्ब कर दी और ग्रीन लाइट आपको रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में चला गया, तो वो क्या सरफेस आपको रेड वो ग्रीन नजर आएगी। तो की जो फिलहाल कहता है कि अगर उसने अब्जॉर्ब किया है फिर वो अमिट भी करेगा, तो कुछ देर बाद वो फिर क्या करेगा, वो अमिट भी करेगा। सिमिलरली व्हेन अ रेड ग्लास इज हीटेड तो वो हाई टेम्परेचर इट विल ग्लो विद ग्रीन लाइट। तो शुरू में क्या होता है कि ग्रीन जो अब आपको बॉडी नजर आ रही है, जब आप उसको गर्म कर रहे हैं तो कुछ देर बाद वो आपको रेड कलर की नजर आएगी, क्योंकि जो उसने रेड कलर पहले अब्जॉर्ब किया था तो उसने प्रॉपर्टी है कि उसने वो रेड कलर फिर अमिट भी करना है। तो जब अमिट करेगी तो वो फिर आपको जो सरफेस है वो रेड नजर आएगी। इसी तरह जो सरफेस पहले रेड थी वो कुछ देर बाद आपको ग्रीन नजर आएगी, क्योंकि जो ग्रीन कलर उसने अब्जॉर्ब कर लिया था फिर उसने अमिट भी करना है। तो कल फिर हम यहाँ से आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 5 से। कोई सवाल हुआ तो वो आप फिर डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ये लास्ट मिनट है। अभी इसकी 3-4 स्लाइड हो रहा है, 30 का मतलब है 2-3 लेक्चर अभी इसके और हो जाएंगे। ठीक है, और 10 बजे आपकी पैडागोजी की क्लास है। क्योंकि एफपीएससी का टेस्ट करीब आ रहा है तो पैडागोजी पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पैडागोजी की क्लास 10 बजे हो।